सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 जो मेंस की आंसर की आई है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की जो सभी की वाट लग चुकी है, कंप्यूटर ने सभी की तरीके से वाट लगाई है, जिसका कारण मैं भी बताऊंगा किस कारण से हुआ है ये सारी चीज़ें, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और किस तरह का लेवल रहा है। देखते हैं। जिनके नॉर्मली 320 प्लस मार्क्स भी आए हैं उन सभी को फेल हो गए हैं। उनमें 350 वाले मार्क्स वाले भी फेल होते हैं दिखे हैं गए हैं इस बार के पेपर में। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए स्लाइड शुरू करते हैं कि और पहले इसका वो देखते हैं एसएससी सीजीएल मेंस कंप्यूटर ओवरऑल एनालिसिस। कंप्यूटर की बात करेंगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो इजी क्वेश्चन आए अपने 8 क्वेश्चन है, वो इजी क्वेश्चन है, यानी कि आप आराम से 24 नंबर ला सकते थे किसी पेपर में। मॉडरेट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8 ही मॉडरेट क्वेश्चन है, जिसमें से आप चाहते तो यानी 3 सही करते तो 9 नंबर लेके आ सकते थे। 9 और 34 आपके हो गए 33 मार्क्स, और आपको इतने ही चाहिए थे, आप इतना आराम से कर ला सकते थे। लेकिन आप नहीं ला पाए क्योंकि आपने इसे कंप्यूटर को हल्के में लिया है। बिल्कुल, और कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं है। कंप्यूटर में सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, और उनको लेकर के किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई भी संशय होनी नहीं चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत आएगा या फिर बोनस वगैरह मिलेगा। बिल्कुल सारे ही क्वेश्चन एसएससी स्टैंडर्ड के अनुसार 100% करेक्ट है। किसी भी क्वेश्चन में गलती अभी तक देखी नहीं गई है। तो देखते हैं किस किस तरह के क्या कारण रहे हैं। तो पहले आप ये देख लेते हैं कि काफ़ी सारी जो बड़ी पोस्ट है उनके लिए जिसमें एएसओ वगैरह की पोस्ट है और इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट है, उन सभी के लिए आपको यूआर में 27 नंबर चाहिए, ओबीसी में 24 नंबर चाहिए, ईडब्ल्यूएस में भी 24 नंबर, एससी और एसटी में 21 नंबर चाहिए। और छोटी पोस्ट है जैसे टीए है और पीए ऐसे है, पीए ऐसे की पोस्ट है, और भी ये छोटी मोटी पोस्ट है, इनके लिए 18 नंबर चाहिए। जनरल कैटेगरी में ओडब्ल्यूएस में चाहिए 15, ईडब्ल्यूएस में भी 15, ओबीसी में भी 15 और एसटी एससी में 12 नंबर चाहिए। आप डेटा देख सकते हैं, पास की क्वालिफिकेशन की देख सकते हैं। इसमें देखो 8.5%, 13%, 18%, 14%, ये सब पास हुए। ओनली 10 इतने में से 1900 में से 8.5% लोग ही पास हुए, यानी कि 180 लोग भी पास नहीं हो पाए। क्या बात करोगे, क्या करोगे आप और क्या करेंगे हम। सीपीटी पास किया है 840 लोगों में से 6670 में से 12-13% टोटल। क्या करोगे आप और क्या करेंगे हम, बताइए। ये देखो पास करने वाले स्टूडेंट, वाट लगी पड़ी है सभी की। इसका कारण क्या है? कारण आप खुद हैं और आपके पढ़ाने वाले ये सारे टीचर्स, एसएससी के फील्ड के जितने भी टीचर्स हैं, ये सब उसका कारण है। और वे स्टूडेंट जो एसएससी के ऊपर मीम बनाते हैं, वे सभी इसका मेन कारण है। एसएससी के मीम्स की बात कर रहे हैं हम। देखो इस तरह के क्वेश्चन 142 12 फेल, 342 12 फेल, 354 कंप्यूटर में 9 मार्क्स फेल, 327 कंप्यूटर में 4 फेल। इनमें तो वो भी नहीं लग रहा ईडब्ल्यूएस वगैरह, ये वो भी नहीं आएंगे इनके, तो वो सारे एसटी एससी वालों के भी नहीं आएंगे, यदि मान के चलो एसटी एससी के होंगे तो। ये जनरल का हुआ तो 340 है, इसमें 17 ही मार्क्स है। क्या होगा इनका, कौन संभालेगा इनको। गए 2026 की तैयारी करो आप, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा 1 साल गया ओनली कंप्यूटर की वजह से। कंप्यूटर की वजह से आप सभी का 1 साल गया। TER सही तो है। कंप्यूटर की वजह से आप सभी का 1 साल गया। आगे देखो और दिखाओ, देखो 328 कंप्यूटर में 7, 326 कंप्यूटर में 15, है ना, और आगे 243 कंप्यूटर में 8। ये सब मेरे स्टूडेंट नहीं है, ये सब परमार सर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने डाल रखे हैं ये।
355 336 कंप्यूटर में 19 मार्क्स ओनली। 300 ये वही सेम ही है। 324 कंप्यूटर में 11 मार्क्स है, फेल पास हो गया काम। 0 FAIL फेल पाटिया साफ। कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कारण भी बताऊंगा मैं क्या है। इसका पहला कारण है वो तो है आप खुद। कि कंप्यूटर को हमेशा हल्के में लिया है आपने। कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। ना तो आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आता है, ना ही एमओएस तो बिल्कुल भी नहीं आता आपको। एमओएस के नाम पे सिर्फ आपको ओनली शॉर्टकट कीज ही आती है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते एमओएस में। अवल पीपीटी बनाने के लिए दे दे, या फिर आपको स्लाइड बनाने के लिए दे दे, या फिर पीडीएफ बनाने के लिए दे दे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे एमएस ऑफिस में। और हाई लेवल के क्वेश्चन आपने हाथ भी नहीं लगाए होंगे। पुराने 5 साल के पेपर कर लिए, वो भी एसएससी के ही, हो गया आपका काम। और दूसरे इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका क्या कहते हैं, जिसके कारण ये सब हुआ है, वो है टीचर, जो हमेशा एसएससी को 24 घंटे गाली देने लगे रहते हैं कि ये एसएससी, वो एसएससी, ऐसा एसएससी, वैसा एसएससी, और देते रहो गाली। और वे स्टूडेंट जो मीम बनाते रहते हैं 24 घंटा। दिखाऊँ आपको मीम, ये देखो, ये चेयरमैन साहब, और देखो चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, और देखो ये भी चेयरमैन साहब, ये भी चेयरमैन सर। ये देखो मीम की धंगार लगा पड़ा है। ये देखो मीम का धंगार लगा पड़ा है। एसएससी मीम सर्च करो आप यूट्यूब पर, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब। तुम्हें लगता है किसी इंसान का ईगो भी तो होता है, वो सामने जाहिर नहीं कर रहा। आपको क्या, आपको पता है कि एसएससी वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है। कि किस किस को रोकोगे, कब तक रोकोगे? ये सिर्फ ओनली कंप्यूटर इतना हार्ड आने की इस वजह यही है, सिर्फ ओनली कि आप जब से कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, जब से ही आप हमेशा ऐसे, अभी 2000 जब से एडुकेटी वगैरह आई है, जब से एसएससी को 24 घंटा हर एक पेपर में, हर एक सिस्टम में एसएससी को ट्रोल करते रहो डेली। ना तो तुम्हें कोई लीगल टर्म्स पता है, ना कोई तरीका पता है, ना ही कोई सिस्टम पता है। बस उठे यूट्यूब पे आकर के वीडियो बना दिया, हो गया काम। कोई लेना एक ना देना, तो कोई पता नहीं कैसे क्या हो रहा, कैसे क्या नहीं हो रहा, कैसे क्या चीज़ चल रही है। बस आए और दिए, आए दिए, आए दिए, आए, जो मन में आए वो बोल गए एसएससी को। करो अब, झेलो लेवल। 1 साल गया ओनली आप ये ईगो के चक्कर में, 1 साल फॉर ईगो, एंड इसमें योर एंड एसएससी, तुम्हारे ईगो और एसएससी के ईगो के बीच में लड़ाई है बस ये, और किसी के बीच में लड़ाई नहीं है। आपके ईगो और एसएससी के ईगो के बीच की लड़ाई है। हमेशा एसएससी ही जीतेगा, याद रख लेना। यू आर ओनली जस्ट ए एस्पिरेंट एंड स्टूडेंट। आपका काम है सिर्फ ओनली सिलेबस को पढ़ना और एग्ज़ाम देना। बाकी की किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए एसएससी खुद टैकल कर सकती है। वहाँ पर ये इंसान जिसको आप जितने सारे मीम बना रहे हो, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, आईएएस ऑफिसर है, जिसने 20 से 25 साल गवर्नमेंट के साथ काम किया है। 25 साल आईएएस ऑफिसर रहने के बाद में ये एसएससी का चेयरमैन बने हैं सर। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, नहीं मैं इनके सपोर्टर बोल रहा हूँ, नहीं इन्होंने मेरे को पैसे दिए कि यार ये मेरे लिए वीडियो बना देना। मुझे भी दुख है कि स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बात और बता दो, लो अभी से फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देता हूँ मैं। CHSL मेंस 2025 आने वाला है। इसमें इंग्लिश और जीके दोनों ही टफ पूछी जाएंगी, कंप्यूटर नॉर्मल ही आएगा। ये आएंगी सबसे ज़्यादा टफ। लगा लेना तुम्हारे इंग्लिश का और जीके का जितने दिमाग हो सके लगा लेना।
यार तुम्हारे अंदर के ईगो को सबको निकाल के फेंक देगी एसएससी कि जितने भी ये टीचर बनते हैं ना कि एसएससी चेयरमैन साहब ये, चेयरमैन साहब वो, चेयरमैन साहब ऐसा, चेयरमैन साहब वैसा, सारी चीज़ें देख रही है एसएससी, सारी चीज़ें उनको पता चल रही है। बस वो इसलिए नहीं बोल रहे कि अपन सबकी एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी स्टूडेंट है, उन सभी की तादाद ज़्यादा है। उनको पता है किस किस को बोलेंगे, पर उनको ये भी पता है कि आएंगे पेपर देने तो यहीं पे ही है, पेपर देने तो हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि तैयारी हमारी ही कर रहे हैं। बेटे अभी सुधर जाओ, सारी चीज़ें ये जितनी भी वीडियोस दिखती है ना, इन सभी को रिपोर्ट मारो, इनको रिपोर्ट मारो सिर्फ ओनली, और कुछ नहीं करना आपको। इनको लाइक मार मार के देखो, 27,000 व्यू, 29,000, 63,000 व्यू, देखो तो सही इन पे, 27,000 व्यू, 1,70,000, 29,000, ये 40,000, 87,000, ये देखो 1.5 लाख, 27,000, ये देखो 63, ये तेरी की मिलियन तक पहुंचा दिए। इनके व्यूज़ देखो, आप ही देख रहे हो इनको, और देख करके लाइक मार रहे हो, इसीलिए इनकी रीच बढ़ रही है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इसका कारण भी आप ही हो। हंसते हंसते तो कह दिया कि एसएससी ये, एसएससी वो, एसएससी ये, एसएससी फलाना ढिकाना। अरे तुम्हारा काम है पॉलिटिक्स थोड़ी करनी तुम्हें, तुम्हारा काम है सब्जेक्ट को पढ़ना, सिलेबस को पढ़ना और पेपर देना। सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें शिकायत कर देना, बस। बाकी का एसएससी जाने और एसएससी का काम जाने। और ये टीचरों के चक्कर में फंसते जाओगे तो हमेशा सिर्फ खुद ही बर्बाद होगे, कुछ नहीं होगा। टीचर तो खूब आराम से पैसा कमा के चला जाएंगे। टीचरों के पास करोड़ों रुपए हैं उड़ाने के लिए, लगाने के लिए। आपके पास क्या है? ना तो नौकरी है, ना ही छोकरी है, ना ही कुछ है, ना ही इज्जत है। क्या करोगे आप और क्या करोगे हम? देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। लो क्वेश्चन भी करा देते हैं इसी के साथ में। एक्सेल के एडिट मोड में कौन सी शॉर्टकट की एक ही सेल के भीतर मैनुअल लाइन ब्रेक डालने की अनुमति देती है ताकि लंबे टेक्स्ट, स्ट्रिंग और मल्टी लाइन फार्मूला को व्यवस्थित किया जा सके? अल्ट प्लस इंटर ही तो आएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेल सेल फॉर्मेटिंग के लिए अल्ट प्लस इंटर ही दबाया जाता है। टैब प्लस इंटर दबाएंगे तो आपका भैया सेल बदल जाएगा, सेल बदल जाएगा, सेल बदल जाएगा। और कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो एक साथ कई सेल में डेटा भरते हैं, उससे एक साथ कई सेल में डेटा भरते हैं अल्ट प्लस इंटर से। आंसर बिल्कुल ये सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिंक्रोनस सीरियल संचार में हार्डवेयर हैंडशेकिंग जैसे आरटीएस और सीटीएस लाइनों का उपयोग की क्या भूमिका है? बताओ इसकी क्या भूमिका है? बफर ओवरफ्लो को प्रतिबंधित करने के लिए डेटा हानि को रोकता है ये। ओके। एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन हार्डवेयर हैंडशेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका काम यही है, बफर ओवरफ्लो होता है तो उसको रोकने के लिए ही काम किया जाता है। आरटीएस और सीटीएस फ्लो कंट्रोल करने के लिए होता है। आरटीएस और सीटीएस का उपयोग क्या किसके लिए होता है? फ्लो कंट्रोल करने के लिए। ओवरफ्लो होगा तो उसे रोकेगा। आरटीएस और सीटीएस का उपयोग फ्लो कंट्रोल करने के लिए ही होता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान कंटेंट एडिट करते समय टेक्स्ट बॉक्स अपनी जगह से हट जाता है। इस समस्या से सबसे संबंधित कारण कौन सी डिज़ाइन संबंधी गलती है? प्लेस होल्डर ही नहीं लगाया तो कहाँ से होगा? कोई चीज़ का अपन होल्डर पे ही तो टांगते हैं, अपन लट्टू लगाते हैं तो उसको होल्डर पे टांगेंगे तो फिक्स हो जाएगा ना। अपनी जगह से हट रहा है तो प्लेस होल्डर नहीं लगाया उसने। इसको तो बहुत ही सिस्टम से कर सकते थे नॉर्मली। इजी क्वेश्चन है ये भी। लट्टू है, लट्टू को अपन होल्डर में नहीं लगाएंगे,
लट्टू है, लट्टू को अपन होल्डर में नहीं लगाएंगे, वो नॉर्मली लटकाएंगे तो वो घूमता ही रहेगा ना, अपनी जगह से हट जाएगा। होल्डर में लगाए, जब हटा के दिखाओ। प्लेस होल्डर का यूज़ नहीं करने के कारण ही तो कंटेंट में टेक्स्ट बॉक्स बनाया आपने कभी एमएस वर्ड में? बनाओ तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, और उसमें अभी आने वाली है 14 फरवरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे विश करने के लिए टेक्स्ट बुक बनाओ। आप जाओ, टेक्स्ट बुक बनाओगे तो सीखोगे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस तभी सीखा जा सकता है, तब तुम खुद उसको यूज करो। एमएस वर्ड में पीडीएफ बनाओ एक, जाओ खुद के लिए एप्लीकेशन लिख लो खुद के लिए, एक पीडीएफ बना लो, 10-8 नोट्स बना लो, 2-4 पन्ने की पीडीएफ बनाओगे, सीख जाओगे कुछ। टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, उसमें ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं, ये सारे पंपलेट वगैरह बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? ये सारे एमएस वर्ड में ही तो बनाते हैं। जाओ कुछ बनाओगे। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा 14 फरवरी को, और भी कोई भी त्यौहार वगैरह आ रहा हो, उसके लिए बढ़िया आराम से विशेष देने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, बढ़िया आराम से पंपलेट बनाओ। बनाओगे तो सीखोगे, ऐसा नहीं सीखोगे नहीं तो प्रेजेंटेशन में आपको पता ही नहीं है टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, क्या चीज़ एडिट करना है, हट रहा है तो कैसे करेंगे। प्लेस होल्डर ही नहीं लगा, ये तो बेसिक अपन कॉमन सेंस से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जरूर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का। तीसरा ये बताना तो मॉडरेट लेवल का था। चौथे की बात करते हैं, चौथा भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। HDMI और डिस्प्ले पोर्ट की तुलना करते समय कौन सी विशेषता डिस्प्ले पोर्ट आर्किटेक्चर में पाई जाती है? डिस्प्ले पोर्ट आर्किटेक्चर में पाई जाती है MST, मल्टी स्ट्रीमिंग ट्रांसपोर्टेशन, मल्टीपल स्ट्रीमिंग, MULTI, मल्टीपल स्ट्रीमिंग ट्रांसपोर्ट, ये डेजी चेजिंग पाई जाती है HDMI में। और HDMI की बात करेंगे तो HDMI में होता है आपका TMDS HDMI में होता है। ये MST इसमें होती है डिस्प्ले पोर्ट में MST होती है, मल्टीपल स्ट्रीमिंग ट्रांसपोर्ट। ओके, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, पर इसे भी आप कर सकते थे अगर आपने PYQs करे होंगे तो। और SSC के ही नहीं, और दूसरे भी PYQs होते हैं काफ़ी सारे, उनको भी करना शुरू करो। सिर्फ SSC के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है आपका। SSC के भरोसे बैठे रह करके कुछ नहीं होने वाला। एक शिक्षक अन्य रिकॉर्ड को हटाए बिना केवल उन छात्रों का परिणाम देखते हैं जिन्हें 75 से अधिक संख्या फिल्टर नहीं लगाएंगे तो किस चीज़ को एक्सेल का यूज़ करेंगे? तो फिल्टर से ही तो करेंगे सारी चीज़ें, फिल्टर से ही तो छानते हैं अपन कोई चीज़ को। अपन को 75 से अधिक वाले चाहिए अपने कौन कौन से स्टूडेंट है, तो फिल्टर आएगा। ये तो सबसे ईजी है, एकदम कचरा क्वेश्चन। ये तो अपन को पता है, चाय छन्नी में से अपन को चाय निकालनी है, अपन को चाय ऊपर रखनी है, अपन को सिर्फ पीने वाली चाय निकालनी है, तो फिल्टर लगाएंगे ना अपन। छन्नी को बोलते हैं फिल्टर। किसी में से कोई स्पेशल डाटा निकालता है तो अपन फिल्टर ही तो लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेटवर्क और सूचना सुरक्षा में ट्रोजन हॉर्स का मुख्य उद्देश्य। ट्रोजन हॉर्स क्या काम आता है? फाइलों को चुराने के लिए, हैकर्स को एक बैकडोर बनाने के लिए काम आता है। आपने जितनी भी ये पिक्चर देखी जिसमें मोबाइल हैक करते हैं, लैपटॉप हैक करते हैं, उसमें क्या डालते हैं? उसमें मोबाइल और हैक, उनके अंदर ट्रोजन वायरस ही तो डालते हैं, ट्रोजन हॉर्स ही। जितनी भी मूवी देखी है उनमें कोई बोलता है ना मोबाइल हैक कर लिया, लैपटॉप हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया, कुछ नहीं करते उनमें, सिर्फ एक ट्रोजन हॉर्स वायरस है उसको इंस्टॉल कर देते हैं। एक फ़ोटो के थ्रू, एक PDF के थ्रू, चाहे एक वीडियो के थ्रू, किसी भी चीज़ के अंदर ट्रोजन हॉर्स वायरस डाला जा सकता है, किसी के थ्रू डाला जा सकता है। समझे? ट्रोजन है वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है। ओके, ये एक मॉलवेयर है, समझे? मॉलवेयर है जो डेटा को चुराने के लिए, हैकर्स के लिए एक बैकडोर के रूप में कार्य करता है। ये भी थोड़ा नॉर्मल लेवल ईजी मान सकते हो इसको, ईजी है, ज़्यादा वो तो है नहीं स्पेशली, लेकिन एक मॉडरेट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ट्रोजन हॉर्स पढ़ा ही नहीं है तो।
मॉडरेट आएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सेल में किसी रेंज में उन सेलों की संख्या गिनने के लिए जो किसी विशेष शर्त कंडीशन को पूरा करते हैं, क्या उस फंक्शन तो आप कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे? यदि कंडीशन लग गई तो काउंट इफ का ही तो उपयोग होगा। काउंट में तो इसको जोड़ के दे देगा वो, काउंट में तो सिर्फ ओनली नंबरों को जोड़ के दे देगा। कोई विशेष शर्त और कंडीशन लग रही है, कंडीशन के लिए आ गया इफ और काउंट के लिए आ गया आपको काउंट। गिनना, काउंट यानी गिनना। आपको गिनना है कोई स्पेशल कंडीशन को तो काउंट इफ ही तो आएगा, और काउंट के लिए आएगा तो इसमें सिर्फ ओनली नंबरों को गिन देगा वो। काउंट ब्लैंक, ब्लैंक तो कोई मतलब ही नहीं है, सम इफ का जोड़ के दे देगा वो, इसमें ओनली नंबर गिन देगा ओनली। कोई कंडीशन है तो कंडीशन के लिए इफ आ तो रहा है, ये भी नहीं देखा आपने? इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। OLE में ऑब्जेक्ट लिंकिंग को संभालने वाला वह कौन सा मैग्नेटिज्म है जो किसी रिमोट सर्वर पर CLSID के साथ स्थायी परसिस्टेंस कनेक्शन बनाता है? ये तो मुझे भी नहीं आता। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका आंसर दिखा रखा है इसमें। OLE में ऑब्जेक्ट लिंकिंग संभालने के लिए कौन सा मैकेनिज्म है जो किसी रिमोट सर्वर के CLSID के साथ स्थायी परसिस्टेंस कनेक्शन बनाए रखता है? कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के जरिए की बात करेंगे तो ये परसिस्टेंट लिंकिंग करता है। विंडो आर्किटेक्चर का सवाल है ये आता है आपका डिफिकल्ट लेवल में। ये है क्वेश्चन एकदम DIFFICULT डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन है जिसको स्किप मार सकते हो। ये क्वेश्चन है जिसको स्किप मार सकते हो आप, ना तो आपने पढ़ा ना मैंने पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सम्मित इंक्रिप्शन ओके सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का उपयोग करके संचार को सुरक्षित करने की एक कमी है की के वितरण में प्रबंधन में प्रॉब्लम आती है इससे? इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छुपा करके भेजना। अरे इनक्रिप्टेड फाइल वगैरह नहीं पढ़ा आपने? फाइल वगैरह इनक्रिप्टेड होती है ना। क्रिप्टोग्राफी का सेंटेंस है, क्रिप्टोग्राफी का है क्वेश्चन। की डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है इससे। यदि कोई इनक्रिप्टेड फाइल है उसको संचार से सुरक्षित करने में एक कमी है कि यानी कि रिसीवर को और सेंडर को दोनों को सेम की मिलनी चाहिए, दोनों को सेम की ही मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं मिल पाती है। ओके सेम की मिलनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। OSI मॉडल में लॉजिकल एड्रेसिंग का उपयोग करके विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेट्स का रूटिंग करने के लिए कौन सी परत लेयर उत्तरदायी होती है? नेटवर्क लेयर ही तो उत्तरदायी होती है। OSI मॉडल में लॉजिकल एड्रेसिंग का उपयोग करने के लिए नेटवर्कों के बीच पैकेट्स की रूटिंग करने के लिए नेटवर्क लेयर ही तो है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम नेटवर्किंग का। IP एड्रेस प्लस रूटिंग, IP एड्रेस प्लस रूटिंग के लिए नेटवर्क लेयर ही तो चाहिएगी। इजी क्वेश्चन है सिर्फ ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क पर डेटा इन ट्रांजिट के लिए इंक्रिप्शन सक्षम करने का मुख्य लाभ क्या है? बताओ इंक्रिप्शन का फिर से क्वेश्चन आ गया। नेटवर्क पर डेटा इन ट्रांजिट करने के लिए इंक्रिप्शन सक्षम करने का मुख्य लाभ क्या है? हमलावर डेटा को देख नहीं सकते, इंक्रिप्शन का मतलब ही यही है। ट्रांजिशन के दौरान हमलावरों के लिए डेटा को अपठनीय बना देता है। यदि कोई ट्रोजन और वायरस वगैरह आता है या फिर कोई हैकिंग करने की कोशिश करता है तो डेटा को पढ़ नहीं सकता वो। बताओ नेटवर्क सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, इजी। इंक्रिप्शन से ही इस आंसर आ गया सिर्फ ओनली इंक्रिप्शन वर्ड से ही आंसर आ गया। यह ट्रांसमिशन के दौरान हमलावरों के लिए डेटा को अपठनीय बना देता है। ओके डेटा
अनरीडेबल टू अटैकर्स। ओके, फिजिकल थ्रेट प्रोटेक्शन नहीं होती इसमें कोई, और स्पीड इम्प्रूवमेंट भी नहीं होती। अगला देखते हैं, चलो। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, बिना मतलब में लिख दिए। इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान वह कौन सा विशिष्ट ट्रांजिस्टर है जिसमें वह निर्देश संग्रहित करता है और सीपीयू वर्तमान में डिकोड और निष्पादित कर रहा होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन साइकिल के काम में तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही काम आएगा ना। रजिस्टर ही तो पूछ रहा है, कौन सा रजिस्टर है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नहीं, मेमोरी एड्रेस का काम करता है। एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, क्या मतलब है इनका? जब इंस्ट्रक्शन की बात आ रही है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही काम आएगा ना। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। करंट इंस्ट्रक्शन होता है वो हमेशा ईआर में ही होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ही होता है। जो करंट इंस्ट्रक्शन होता है, जो चल रहा है, कौन सा इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाकर के काम करता है, उसी में सेव होता है। फिर वो सीपीयू को भेजता है प्रोसेस करने के लिए। इसे आप भले ही आप मॉडरेट में मान सकते हो, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इसे भी कर सकते हो इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान। ओके, पीसी है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की तुलना में माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का प्रमुख आर्किटेक्चर लाभ क्या हो सकता है? इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट करने में आसानी होती है इसे। आगे बात करते हैं। ये डिफ़िकल्ट लेवल का हो सकता है। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट HCU, ये आपने पढ़ा ही नहीं है। और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये भी आपने नहीं पढ़ा। दोनों आपने पढ़े ही नहीं है। इंस्ट्रक्शन सेट के अपडेट करने में आसानी होती है। इजी इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट। स्पीड है वो हार्डवेयर से कम होती है, इसलिए ये गलत है। मुख्य पूछ रहा है, मुख्य आर्किटेक्चर लाभ, विद्युत की कमी से क्या लेना देना है इसका? इन दो को तो एलिमिनेट ही कर सकते हो आप। भौतिक लॉजिक गेट संख्या में कमी, लॉजिक गेट से क्या काम? मुख्य आर्किटेक्चर लाभ बताना है। इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट आसानी से कर सकते हो। इसको आप भले ही, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है पर इसे आप तुक्के में भी कर सकते हो। एक आधो क्वेश्चन में तो तुक्का लगा ही सकते हो। TIFFICULT, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल इनक्रिप्ट करने की सुरक्षित विधि है जो ईमेल की सामग्री को अनाधिकृत पहुंच से संरक्षित करती है? MIME, SIME। SMTP तो बिल्कुल नहीं हो सकता। SMTP और IMAP तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। SMTP और IMTP ये प्रोटोकॉल है, ये है प्रोटोकॉल, ये है प्रोटोकॉल। अपने को इनक्रिप्ट करना है ईमेल को, ताकि इसे अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षा मिलती है, यानी कि कोई भी गलत जगह पहुंच जाएगा उसके पास। जो इनक्रिप्शन का मतलब होता है की जाती है, देखो, एक जाती है रिसीवर के पास, एक जाती है सेंडर के पास। रिसीवर और सेंडर के पास की जाती है। जो सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर के पास पहुंचेगा ही, वही पहुंचेगा। बीच में कोई आर के लपक के ले कि मैं देखूंगा तब आपको कछु नहीं दिखेगा। ये होता है इनक्रिप्शन सिस्टम। ओके, तो उसके लिए कौन सी विधि कार्य करेगी? MIME विधि कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MIML की फुल फॉर्म बात करें तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होगा। ओके, MIME की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो मल्टीपर्पज़ मल्टीपर्पज़ INT इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME की बात करेंगे तो ये इंटरनेट स्टैंडर्ड है
जो ईमेल के जरिए टेक्स्ट के अलावा अन्य अन्य तरीके के डेटा को भेजने में सुरक्षा देता है। ओके, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी प्रकार के मेल के लिए। मेल को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, मेल तो अपने मज़े में लेगा। अगर आप 50 पृष्ठों की थीसिस संपादित कर रहे हैं तो किसी शीर्षक को बदलाव करने के लिए शीर्षक के फॉन्ट साइज स्वतः बदल जाती है। चाहे तो आप चयनित फील्ड्स बदले लेकिन मिलते जुलते शीर्षकों के नहीं। ऐसा में आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का या यूज करो ना, सिंपल लॉजिक है। वर्ड में ओनली सेलेक्ट हेडिंग चेंज, ओनली सेलेक्टेड हेडिंग चेंज करनी है तो डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करो। MS वर्ड चलाओ और का चुनी तुम। MS वर्ड में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लाउड स्टोरेज में अपलोड करने से पहले फाइल कंप्रेशन तकनीक का उपयोग। फाइल को कंप्रेशन किसके लिए करते हैं अपन, आकार को छोटा करने के लिए। आपने फॉर्म भरे होंगे ना कि फाइल 100 KB से लेकर के 200 KB तक होनी चाहिए, आपकी फाइल 400 KB की है तो आप कंप्रेस ही तो करते हो इसको, फाइल को कंप्रेस ही तो करते हो आप। फॉर्म भरते हो जब आपके पास बड़ी फाइल है, बड़े आकार की फाइल है और उसको आपको फॉर्म में फिट करना, फॉर्म में बोल दिया आपको 20 KB से 50 KB तक की सिग्नेचर चाहिए, आपके पास है 100 KB के सिग्नेचर, तो उसको कंप्रेस करके तो छोटा करोगे। तो फाइल के आकार को कम करना, स्टोरेज स्पेस की बचत करना। और क्लाउड स्टोरेज का मतलब ही पता है क्या आपको, छोड़ो खैर क्लाउड स्टोरेज कौन सा काम आ रहा है आपके। ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटरप्राइज स्टोरेज में कॉपी ऑन राइट COW स्नैपशॉट पारंपरिक बैकअप से किस प्रकार भिन्न होता है। यह है आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन। यह केवल डेटा ब्लॉकों को पॉइंटर संग्रहित करता है जब तक उन ब्लॉकों में संशोधन नहीं किया जाता है। एंटरप्राइज स्टोरेज का काम करता है ये पॉइंटर बेस्ड अंटिल मॉडिफिकेशन। कॉपी ऑन राइट स्नैपशॉट की बात कर रहा है। स्पेस एफिशिएंट स्नैपशॉट है, ये तो मुझे भी नहीं आता, इसीलिए इसको डिफ़िकल्ट में डालेंगे। मैं ही नहीं डाल रहा इसको, सारी चीज़ें मैंने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सारी चीज़ें दिखवाई है उसको। क्वेश्चन का किस तरह का लेवल आया, किस तरह का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कौन सा गलत आया, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चन के चांसेज है। CHS मत सोचना आपको कंप्यूटर बहुत हाई आएगी, कंप्यूटर नॉर्मली आएगी। इंग्लिश और GK याद कर लेना बिल्कुल। जब कोई उपयोगकर्ता किसी लंबे दस्तावेजों को सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज बनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण पिछले सेक्शन को प्रभावित करे बिना सेक्शन को अगले में संशोधित करता है। पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन सेटिंग, ये तो सिंपल ही है। सेक्शन ब्रेक लगाना नेक्स्ट पेज में तो पेज ओरिएंटेशन और मार्जिन सेटिंग ही तो है जो अलग से संशोधित कर सकते हो आप। पेज का ओरिएंटेशन किस तरह का रहेगा, लैंडस्केप रहेगा या फिर वो रहेगा वर्टिकल वगैरह है। मार्जिन सेटिंग वगैरह कर सकते हो आपको कि यहाँ से लिखना शुरू करना है कि यहाँ से लिखना करना है कि यहाँ से करना है। इसे तो आप हर पेज में अलग अलग कर सकते हो, इसे तो आप इजी मान सकते हो ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम वाली में मेमोरी साक्षरता 8K का हो गया आपका 4K का मतलब पता है आपको 1024 होती है ना, तो 4096 होगी। 1 GB में 1024 होती है MB, तो 4K का मतलब हो गया आपको 4096। 4096 का मतलब होता है 2 की पावर 12, तो इसमें 12 लाइनें आएंगी, 12 लाइन। ये भी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में मेमोरी क्षमता 8K × 8 बिट है। ओके, इस मेमोरी में प्रत्येक बाइट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एड्रेस बस पर कितनी लाइनें एड्रेस लाइनें आवश्यकता होगी, 12 लाइनों की आवश्यकता होगी। इस तरह से आएगा ये 4K है तो 4 को 4096, फिर 2 की पावर पे देखो कितना बन रहा है, ये 2 की पावर 12 का मान होता है 4096, तो 12 लाइनें बनेंगी। ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, विंडोज़ 10 11 में कौन सा शॉर्टकट की आपने सिर्फ शॉर्टकट की पढ़ी है,
ये वाली तो वो भी नहीं पड़ी होगी। संयुक्तकर्ता उपयोग करते टास्क बार पर पिन करने, टास्क बार पिन करना, विंडो की +T लगा दो, तो यूज करके देखो ना टास्क बार पर। कोई भी पिन किए गए ऐप्स को क्रम में, उन्हें साइकिल क्रम में अनुमति देता है। विंडो की +T दबा के देखो, तब सीख जाओगे आप। इजी क्वेश्चन है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल से हमारा धुरंधर बैच कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है। आपको कैलकुलेशन सबसे अच्छी करनी है, मजबूत करनी है, तो 50 दिन है हमारे पास। 50 दिन के अंदर आपकी कैलकुलेशन मजबूत कर देंगे। 50 क्लासेज होंगी, 45 से 50 क्लासेज होंगी आपकी कैलकुलेशन बेस्ट करने के लिए। बने रहना बैच में। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट कल वीडियो के साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया।